मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अधिवक्ता भाई श्री अश्विनी उपाध्याय जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, और थोड़ी देर मुझे व्यक्तिगत तौर से संवाद का बात करने का मौका मिला। अत्यंत तर्कशील और दोष गुण का विवेचन करने की अद्भुत क्षमता रखने वाले आदरणीय श्री देवी प्रसाद गुप्ता जी जोश और जज्बात से भरे व्यक्तिगत संवाद में ऐसा मुझे महसूस हुआ। आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद दुबे जी और दिल्ली में बैठकर बुंदेलखंड जैसे सुदूर तो नहीं कहेंगे लेकिन शासन प्रशासन की नज़र में जो सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है, ऐसे इलाके की समस्याओं पर समय बिताने वाले, समय लगाने वाले, बुद्धि खपाने वाले और उनको सामने रख करके सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार श्री विनोद शुक्ल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम का जो प्रांगण स्थल है, ये मां सरस्वती का एक पावन मंदिर है और यहां मैं देख रहा हूं कि सामने 4 पंक्तियां लगी हुई हैं। 4 में से आधे में हमारी भावी पीढ़ी बैठी है और आधे में जो वर्तमान में दायित्व संभालने वाले लोग हैं वे बैठे हुए हैं। यह सुंदर व्यवस्था यहां संचालित हो रही है। इस उपवन के माली के तौर पर संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार जी और मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके सामने खड़ा करके बोलने योग्य समझने वाले YouTube से हमसे जुड़े हमारे मित्र डॉक्टर देव सिंह जी जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, इन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और यह सब एक है और इसके आगे अगर ये न हो तो ये अधूरा है। ये जितना मैंने नाम लिया विभिन्न जनों का, ये सब मिलकर एक है यानी मंच है। और दर्शक के बिना, श्रोता के बिना, और दर्शक और श्रोता में भी सुधी गुणी के बिना यह मंच अधूरा है। तो इस मंच को पूर्णता प्रदान करने वाले आप सबका मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं शिक्षण कार्य किया हूं, मेरी जिंदगी में कई विसंगतियां हैं। मैं हूं अधिवक्ता लेकिन मैंने अध्यापन कार्य किया। कभी जरूरत पड़ने पर कोर्ट में जाता हूं, खास मुकदमों में। लेकिन यहां मैं अपने शिक्षक की भूमिका में सबसे पहले इन विद्यार्थियों की तरफ मुखातिब होता हूं और आपके सामने इस देश और समाज में जो राजनीति के जरिए विषाक्तता आ रही है, जहर आ रहा है, जो जाति और धर्म के नाम पर आ रहा है, उस पर आपका संविधान क्या कहता था और इसको आज बदलकर कहां तक पहुंचाया गया है, जो एक तरह से सामाजिक विद्रूपता खड़ा करने का कारण बना है, एक अनोखे तरह का भ्रष्टाचार है, मैं उसको आपके सामने रखूंगा। तो हमारे सभी युवा विद्यार्थी सब तैयार हैं सुनने के लिए? संविधान पर चर्चा होगी। संविधान के बारे में आप इतना जानते होंगे कि जो 26 जनवरी मनाते हैं, जिसको गणतंत्र कहते हैं, उसी दिन ये लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये सब लोग जानते होंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब अगली बात यह है कि जब यह लागू हुआ तो इसमें लिखा गया कि हर तरह का भेदभाव समाप्त किया जाएगा, समानता की बात की गई, सबको एक माना जाएगा। और सबको किसको? हम लोग जब आज के राजनीतिक मंचों से सुनते हैं तो हमको सुनाया जाता है सभी जातियों के लोगों को एक माना जाएगा। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा ही सुनने में आता है कि मानो संविधान में ये लिखा हो कि सभी जातियों के लोगों को एक माना जाएगा, एक बराबर माना जाएगा।
जी नहीं, संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है सभी व्यक्तियों को एक बराबर माना जाएगा। सभी व्यक्तियों को, ध्यान से समझिए, बहुत बड़ा अंतर है। संविधान में कभी जाति की गरिमा नहीं लिखी है, व्यक्ति की गरिमा लिखी है, बल्कि जाति के आधार पर किसी भी तरह से बात करने पर रोक लगाई गई है। जो मूल संविधान है, मैंने अभी उसकी बात की। अभी हमारे से पहले यहां अपना विचार रखने वाले हमारे साथी आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी ने यह कहा कि इस संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। इस संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। 106वां संशोधन महिला आरक्षण बिल के रूप में आया था, उसके बाद भी नहीं आया। 106 संशोधन हो चुके हैं। क्या आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसमें कितनी खामियां थी जो इतने संशोधन की जरूरत पड़ी? यह एक सोचनीय विषय है कि नहीं है? इतना संशोधन करके संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जिसमें सबके सब, लगभग सबके सब स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बैठे हुए थे, क्या उनके सपने की दिशा में आगे संशोधन किया गया या उल्टे दिशा में जाने के लिए किया गया? अगर उल्टे दिशा में जाने के लिए किया गया तो इसे आप भ्रष्टाचार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए, इसको भ्रष्टाचार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो चलिए हम एक संशोधन पर पहले चर्चा करते हैं, एक दृष्टांत के जरिए। और हम केवल संविधान संशोधनों के जरिए जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है उसी पर चर्चा करेंगे, शेष पर हमारे अन्य साथी चर्चा करेंगे। मैं अपने विषय को यही तक सीमित करूंगा। एक जगह कहीं कोई खेल हो रहा है, कहीं कबड्डी हो रही है, कबड्डी में 2 टीम बना दी गई, कुश्ती हो रही है, 2 लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। कुछ मानक तय किए जाएंगे कि इस तरह से कोई खेलेगा तो उसको जीता माना जाएगा, इतने नंबर पा लेगा तो जीता माना जाएगा। यही तो होगा ना, कम नंबर जो पाएगा हारा माना जाएगा। और 2 लोगों को आपने दो टीम बना दी, कबड्डी खेल रही है। लेकिन आपने देखा कि बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पर भोजन की कमी है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, संविधान की बात है, आपके राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका को तय करने वाली बात है। हल्के में लेंगे तो खुद हल्के रह जाएंगे, भारी होना है तो आज भारीपन दिखाना होगा। हाँ, मैं मंच पर जब बोलता हूं तो सब मुझे ही सुनते हैं, क्योंकि इसीलिए तो बुलाया गया है और आपको भी सुनने के लिए ही बुलाया गया है। ठीक है, तो सुनना है, जुड़ना है और अनुच्छेद कुछ याद हो जाएंगे तत्काल। तो 2 टीमें बना दी गई और दोनों में जो जीतेगा उसको विजेता मानेंगे। लेकिन पता चला कि हारने वालों में से कुछ ऐसे परिवार के बच्चे हैं उस टीम में जिनको सही से भोजन नहीं मिलता है। तो क्या यह न्याय हुआ? नहीं हुआ। तो न्याय करने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन बच्चों के परिवार में भोजन की कमी, उनको भी भोजन दिया जाए। अब उनको भी भोजन दे दिया गया, पुष्ट कर दिया गया। लेकिन अगर उनके अंदर खेल की गुणवत्ता का विकास नहीं आया तो, क्योंकि यह किताब पढ़ करके मैं बोल रहा हूं, इसी किताब को पढ़ करके हमारे भाई अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, इसी किताब को बहुत सारे लोग पढ़ करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो किताब तो सबने पढ़ी, लेकिन सब इसका वही भाव निकाल पाए, इससे वही काम कर पाए, ये संभव नहीं। तो भोजन कर लेने से कबड्डी का खिलाड़ी तो बन नहीं जाएगा। उसके अंदर निजी योग्यता भी, व्यक्ति की योग्यता भी होनी चाहिए। तो संविधान के एक अनुच्छेद में लिखा गया कि हमारे समाज में जो लोग अनुच्छेद 46 में लिखा गया, 46 में लिखा गया, मूल संविधान के आर्टिकल 46 में लिखा गया कि जो भी निर्बल वर्ग के लोग हैं, निर्बल जो लोग हैं, उनको शैक्षणिक और आर्थिक पौष्टिक मदद दी जाएगी। ये सही था ना? सही था तो एक बरताली बजा लिया जाए। ठीक है, ये संविधान निर्माताओं ने लिखा कि जो कमजोर वर्ग है उनको मजबूत बनाने के लिए भोजन की और अन्य अर्थ सुविधा सहायता दी जाए, शिक्षा की सहायता दी जाए। शिक्षा की सहायता, मैं आऊंगा, इसको परीक्षाओं पर ले आऊंगा और ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कहीं खाकर वो सो न जाए। ये भी तो हो सकता है
तो एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के तौर पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें लिखा गया कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है, जाति का कर्तव्य नहीं है, धर्म का कर्तव्य नहीं है। हमारे संविधान में हर एक नागरिक का कर्तव्य लिखा गया। हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी योग्यता का अधिकतम विकास करे। क्या करे? अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का अधिकतम विकास करे। जैसे मैं संविधान पढ़ने की जिम्मेदारी अगर लिया या मुझे दी गई, तो मैं इसका अधिकतम अध्ययन करके अधिकतम प्रयास से आपके बीच अपनी ऊर्जा से कुछ दे सकूं, यह मेरा कर्तव्य संविधान ने तय कर दिया है। तो एक तरफ अगर कहीं कोई कमजोर था, उसको भोजन और शिक्षा भी दे दी जाए। दूसरी तरफ अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा था, तो अनुच्छेद 15 और 16 में लिख दिया गया भेदभाव की मनाही है। जातिगत, धर्मगत, लिंगगत किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो एक तो भेदभाव नहीं होगा, दूसरे भोजन दिया जाएगा। संविधान में लिखा था, लोग भोजन पाए सोने लगे, तो एक कर्तव्य लिखा गया 42वें संशोधन द्वारा। लेकिन अगर भोजन देने के बाद, पौष्टिकता प्रदान करने के बाद फिर एक संशोधन कर दिया जाए और कहा जाए कि कबड्डी खेलने में ए और बी 2 टीम है, ए टीम तब विजेता मानी जाएगी जब वो 10 में 10 नंबर पाएगी, और बी टीम तब भी विजेता मान ली जाएगी जब वो 10 में 2 नंबर पाएगी। क्या इस संविधान का यह संशोधन भी उचित है? यह संशोधन उचित है? संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद का मैं उल्लेख करूंगा जिधर किसी की नजर नहीं होती है। मेरी भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम स्वीकार करते हैं। मैं 22 साल से संविधान पढ़ाया, लेकिन मेरी नजर भी 4-6 महीने पहले ही गई। जब नीट में -40 वाली बात आ गई, तो मैं संविधान को खोला, इसमें कहाँ है? मिल गया। अब मिला तो मौलिक संविधान में है कि बाद में जोड़ा गया है? तो ये बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। और बाद में जो कुछ भी संविधान में जोड़ा घटाया जाता है, तो सरकारों में जाने वाले लोग उसको अपनी पार्टियों में मुद्दा बनाते हैं। 370 हटाना था तो मुद्दा बना था कि नहीं बना था? 370 किसी के घर में था कि संविधान में था? तो संविधान में जो बदलाव करना था उसको मुद्दा बनाया गया। लेकिन 335 को जब बदला गया तो कोई मुद्दा बना? किसी को अगर मुद्दा बनता तो सबको पता होता। नहीं, हम लोगों को भी नहीं पता है, मुद्दा ही नहीं बना। ये बदला गया वर्ष 2002 में। संशोधन का नाम है 82वां संविधान संशोधन, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ था और है, पर आऊंगा। अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ था कि जिस किसी निर्बल वर्ग को आप आगे बढ़ाए होंगे भोजन और साधन देकर, उसको भी जब कहीं उसको नियुक्ति देंगे तो योग्यता जब अर्जित करेगा, दिखाएगा, दक्षता उसके अंदर होगी, तभी देंगे। ये अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ था कि जो प्रशासनिक पद उसको देंगे तो उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसको जितना अच्छा शिक्षण संस्थान में पढ़ा लीजिए, फ्री में पढ़ा दीजिए, फ्री में कोचिंग चल रही है, फ्री में स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था हुई। लेकिन जब परीक्षा में आएगा, यानी दक्षता का मापदंड निर्धारित होगा, तो उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये संविधान सभा में लिखा गया था अनुच्छेद 335 में। चाहे संविधान का निर्माता आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हो, या संविधान का निर्माता आप BN राव सर को मानते हो, या संविधान का निर्माता सकल संविधान सभा को मानते हो, लेकिन जो लिखा था वो अनुच्छेद 335 में यही लिखा था। 3 बातें मैंने बताई जो 2 मूल संविधान में लिखा था। क्या? अनुच्छेद 46 में लिखा था कि कोई भी जो गरीब है, जो पीछे रह गया है, उसको शैक्षणिक, आर्थिक, पौष्टिक वृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा। दूसरा लिखा था कि लेकिन जब सरकारी नौकरी या शासकीय पदों पर रखा जाएगा तो दक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और चौथा, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, उसमें लिखा गया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अधिकतम विकास करे। तो जब भाई शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई, तो आपको अधिकतम विकास खुद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन
2002 में सरकार किसकी थी हमको यह बताने की जरूरत नहीं, बच्चे जरा गूगल करके खोजेंगे, सारे प्रधानमंत्रियों का नाम याद होना चाहिए, सन के साथ याद होना चाहिए। मैं जब कक्षा 9 में था मुझको याद था, मैं ऐसे ही जा रहा था एक बार अपने गांव में, तब तक किसी ने पूछा कि फला समय पर प्रधानमंत्री कौन था। मैं स्कूल जा रहा था, तब तक कोई कहा कि ये बच्चा जा रहा है बता देगा। वो कहिए क्या बताएगा। मैंने न केवल प्रधानमंत्रियों का नाम बताया, सारे राष्ट्रपतियों का नाम बता दिया। आप किसका नाम याद करने में इंटरेस्टेड हैं उसी का नाम याद होगा, और ये अगर आप याद करेंगे तो केवल प्रधानमंत्रियों का नाम ही नहीं याद होगा, फिर उनके कालखंड आपको याद हो जाएंगे, फिर किसने क्या किया ये याद होगा, फिर किसने कब अच्छा किया ये याद होगा, फिर किसने कब धोखा दिया ये भी आपको याद रहेगा। और धोखा कब खाए अगर ये हम जान जाएंगे तो हम जागृत रहेंगे, तो दोबारा धोखा खाने से बचते रहेंगे। तो सतर्कता के लिए ज्ञान भी जरूरी है। तो अगली बात करते हैं, 82वां संशोधन सन 2002 में हुआ। उसमें लिखा गया है 82वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 335 में कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में जब रखा जाएगा तो इनके लिए दक्षता का मापदंड कम कर दिया जाएगा। अरे उनकी योग्यता बढ़ानी थी ना, उनकी योग्यता बढ़ानी थी, न कि दक्षता का मापदंड कम कर देना था। और आज ये होते होते कहां तक चला गया, -40 नंबर पाने वाले को नीट में डॉक्टर बनने की बात आ गई, क्योंकि -40 से कम नंबर होगा ही नहीं। तो ये यहां से शुरू हुआ था, वर्ष 2002 से शुरू हुआ था। एक भ्रष्टाचार आपके सामने आया, इसको भ्रष्टाचार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या इससे हम जातीय लोग एक हो पाएंगे? जो जाति भेद है बढ़ेगा कि घटेगा? मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वहां कोई भी फ्लैट 2.5 करोड़ से कम का नहीं है। हमारे अपार्टमेंट में हर जात के लोग हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पूछता नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बातें होने लग रही हैं। उस परिवार का कोई दोष नहीं है, SC ST समुदाय का कोई दोष नहीं है, जनरल कैटेगरी के लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि ये लोग मांगने नहीं गए थे कि संशोधन कर दो। मांगने गए थे क्या? बल्कि उनमें से भी तमाम लोग उसको बुरा मानते हैं कि हमारे लिए ऐसा क्यों आप कर रहे हो। लेकिन सरकारों ने ऐसा करके भेदभाव पैदा किया, और यह एक तरह से संविधान के जरिए किया गया वह भ्रष्टाचार है जो छुपा कर किया गया और बाद में इस पर राजनीति की गई। यह सन 2002 में हुआ था, 82वां संविधान संशोधन। अगली एक बात आते हैं, इस देश में आरक्षण जात के आधार पर है। मैं बड़े साहस पूर्वक चर्चा करूंगा। हमारा कोई आरक्षित वर्ग का भाई होगा वो तनिक मुझे बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो मांग करने थोड़ी गए थे। हमारा सवाल न उनसे है न हमारी शिकायत उनसे है। हमारा सवाल और शिकायत उन लोगों से है जो ये सब कानून बना रहे हैं। अगर आप सहमत हैं कि ठीक बना तो अच्छी बात है। अनुच्छेद 16(4) के जरिए नौकरियों में आरक्षण है, और इस देश में आरक्षण किस आधार पर है? जात के आधार पर है। और जात के आधार पर भी कैसे? जातियों का वर्गीकरण किया गया है ना? ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये OBC अदर बैकवर्ड क्लास। संविधान के जिस अनुच्छेद से ये आरक्षण जारी होता है, चलता है, वहां ये किताब ले जाइए 16(4) पढ़ लीजिए, कहीं जाति लिखी ही नहीं। वहां नागरिकों का वर्ग लिखा हुआ है, नागरिक वर्ग लिखा है, जिसे इन लोगों ने जाति वर्ग में बदल दिया। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और इस तरह से करके जातिवादी राजनीति पैदा की। 1585, 80, 20 न जाने क्या क्या राजनीति हुई। ये आप बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। और मैं इस मंच से, मैं आजमगढ़ के एक मंच से यही बात कह रहा था, फिर लखनऊ के एक मंच से कह रहा था। हमारे एक सुदृढ़ श्रोता जिनका नाम है श्री राम तिवारी जी, उन्होंने हमसे कहा कि अरे इस पर PIL करिए। हमने कहा कल हमारी मुलाकात हमारे एक ऐसे भाई साथी से होने जा रही है जो इस कार्य को कर रहे हैं। हम इसको दिखा करके और तर्क तथ्य जो मेरे मस्तिष्क में है आपको प्रेषित कर देंगे। इस बात पर सवाल करें कि जब संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 1 में लिखा है कि नौकरियों में कोई जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा, खंड 2 में लिखा है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और 4 में लिखा गया कि नागरिकों में जो पिछड़े हैं, जातियों में पिछड़े नहीं, नागरिकों में जो पिछड़े हैं। आप जिस गांव में रहते हैं, किसी जात के हो सकता है 10 परिवार में से 9 संपन्न हो, 1 गरीब हो। किसी दूसरे जात के हो सकता है कि 9 गरीब हो, 1 संपन्न हो। लेकिन ये जो दोनों विपन्न है वो तो एक जैसे लगभग हो गए ना।
तो व्यक्ति पर अगर चलते तो न्याय होता, व्यक्ति पर न चलने पर क्या होगा, जहां 10 में से 1 अमीर है, सक्षम है, वो नेता बन जाएगा, 9 को भड़काएगा। और यहां जो 10 अमीर हैं, 10 में से जो 9 अमीर हैं, ये 2 नेता चुनाव लड़ेंगे तो वो उन 9 का वोट लेने के लिए उसके नेता से शागिर्दी कर देंगे, साठ गांठ कर लेंगे। यही इस देश में राजनीति में हो रहा है, यही हो रहा है। तो संविधान में जो भ्रष्टाचार किया गया वह अनुच्छेद 16(4) में कहीं जाति आधारित आरक्षण लिखा ही नहीं है, बल्कि जाति आधारित भेदभाव को रोका गया है। लेकिन इन लोगों ने उस आरक्षण को जाति वर्ग आधारित कर दिया, जाति वर्ग आधारित किया। जब कभी जाति की राजनीति उठी है इस देश में, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, जितने भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वाद चलाने वाले शीर्षस्थ लोग हैं, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ और मैंने एक बात उनसे पूछी है कि संविधान में कहीं आप दिखा दीजिए जहां जाति न्याय की बात की गई हो, जहां जाति जनगणना की बात की गई हो, जहां जाति गरिमा की बात की गई हो, जहां जाति संरक्षण की बात की गई हो, जहां जाति आरक्षण की बात की गई हो। तो काहे के संविधानवादी हो आप? संशोधनों के जरिए कुछ खेल किया गया जरूर है, लेकिन खेल कर देने के बाद भी हमारे जैसे आपके शुभकामनाओं से जो सक्षम लोग हैं, मैं जो कुछ हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है, न जाने कौन प्रेरणा देता है, ये सब होता है, मैं तो यही मानता हूं। लेकिन हम जैसे लोग, इसको तुमने तोड़ मरोड़ दिया है, तुम लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है, तब भी हमारी सक्षम निगाहें वहां तक पहुंच जा रही हैं कि आज जो इसको तोड़ मरोड़ करके जहां पहुंचाया गया है, उसके बावजूद भी जो तुम कर रहे हो गलत है, वो इसके अनुसार आज के हिसाब से भी मान्य संवैधानिक नहीं है। तो मैंने कहां से दृष्टांत शुरू किया था कि कबड्डी की 2 टीम बनाई गई, दोनों में से जो जीतेगा उसको विजेता कर दो। सूचना मिली कुछ तो गरीब है बेचारे, भोजन नहीं मिलता है, पहले भोजन दो फिर कबड्डी होगी। कब होगी? 5 साल 10 साल बाद होगी, क्योंकि भोजन खाते ही ऊर्जा तुरंत थोड़ी आएगी। 10 साल दे दो, 15 साल दे दो। या तो तुमने सही से दिया नहीं, या तो तुमने सही से दिया नहीं, भ्रष्टाचार कर लिया। फ्री कोचिंग चलती हैं, मुझे कई बार बुलाया गया कि जो फ्री कोचिंग चल रही है उसमें पढ़ा दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं कागज पर 200 रुपए लेकर और मेरे नाम पर 600 रुपए आपको मिले, ये काम मैं नहीं करता। ऐसे ऐसे शिक्षकों को वहां रखा जाता है जिनको कोई ज्ञान नहीं। तो इसमें समाज का दोष है कि सरकार का? इसीलिए मैं कहा था कि SC ST किसी भाई से मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा लोग भड़का देंगे, ये तो ब्राह्मण है ऐसा बोल रहा। अरे कोई तो बोलेगा, और जो भी बोलेगा उसकी कोई ना कोई तो जाति होगी। जब सिस्टम ऐसा है, हम जब आए तब से है, हमारे से जाने के बाद भी रहेगा, तो जिसको हम नहीं हिला डुला सकते उस पर आक्षेप या उसका आवरण क्यों लें? तो मैं ये कहता हूं कि आप तर्क से सुनिए और बात को गुनिए, आगे बढ़िए और हमको एक और सवाल का जवाब दीजिए। इधर कोई सुरक्षित सीट है क्या लोकसभा विधानसभा की? कौन सी? ये विधानसभा कौन सीट है? राठ। अच्छा, राठ। तो राठ जो विधानसभा है, उससे अगर डॉक्टर देव सिंह चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं। तो ये प्रतिबंध है कि नहीं है? ये आरक्षण नहीं है, ये प्रतिबंध है, और ये जाति आधारित प्रतिबंध है। और जो हमको भाषण देकर सुनाते हैं कि जात जात में मत बांटो, उन्होंने भी संशोधन करके इसको बढ़ाया और मजबूत किया है। ये दूसरा भ्रष्टाचार कि तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। वर्ष 2019 में इसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया गया, वर्ष 2019 में। और यहां जो लोग भी बैठे हैं सब बड़े सक्षम लोग बैठे हैं। उन सक्षम लोगों से और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जरा अपने दिमाग पर, स्मृति पर जोर डालिए और जरा याद करिए कि इस संविधान के अनुच्छेद 234, मैंने 235 की बात कर दी, 334 सॉरी, मैंने 335 की बात कर दी, एक अनुच्छेद पीछे आते हैं, 334 की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 को जिस सत्र में हटाया गया था, वर्ष 2019 में जिस सत्र में 370 हटाया गया था, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, 5 अगस्त 2019 को सबने टेलीविजन पर देखा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को भाषण देते। वो सामान्य बहुमत से कानून बनाकर हटाया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सामान्य अधिनियम से। मैं उसके छिद्रान्वेषण पर नहीं जा रहा हूं,
लेकिन इस संविधान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का उल्लेख अब नहीं, उपराज्यपाल का, क्योंकि उस अधिनियम में चला गया है। और वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उपराज्यपाल का, जहां की विधानसभा का उल्लेख संविधान में अब नहीं है। पुडुचेरी की विधानसभा का उल्लेख है, दिल्ली के विधानसभा का उल्लेख है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, क्योंकि 370 हटाने में जो कानून बना था वो सामान्य बहुमत से बना था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 सामान्य बहुमत से 370 हटाया गया, कानून बनाया गया। टेलीविजन पर हम लोगों ने देखा, ताली बजाया, जयकारा लगाया। उसी सत्र में 2 दिन पहले या बाद में 334 बढ़ाया गया था और ये 2/3 बहुमत से संशोधन किया गया था। क्या आपने सुना, क्या आपको पता लगा? राज्य विधानसभा का जो प्रतिबंध है उसको 10 साल आगे बढ़ा दिया गया। अगर वो नहीं बढ़ाया गया होता तो संविधान में लिखा था खत्म हो जाता। ये नहीं कि बढ़ाया गया तो बढ़ाया नहीं जाता तो भी बढ़ा रहता, उसको नहीं बढ़ाया जाता तो खत्म हो जाता। तो संविधान में जाति आधारित प्रतिबंध अगर था तो केवल एक जगह था, केवल एक जगह, पूरे संविधान में केवल एक जगह था, और वो था अनुच्छेद 334 में। 330 और 32 है, बहुत अंदर में नहीं जाऊंगा। 330 और 32 में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें आरक्षित होती हैं। उनकी समय सीमा 334 में लिखी थी। समय सीमा के हिसाब से लिखा था कि संविधान लागू होने के ठीक 10 वर्ष बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को, बच्चों कब संविधान लागू हुआ? मैं शिक्षक हूं, आके वही पूछने लगूंगा, तो इतना ध्यान से सुनना है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 से 10 वर्ष कब होगा? 25 जनवरी 1960 को। 25 जनवरी 1960 को ये जो जाति आधारित प्रतिबंध है चुनाव लड़ने पर, वो खत्म हो जाना था। मैंने संविधान सभा की पूरी डिबेट पढ़ी है, 11,000 पृष्ठों की। उसमें इस पर बहस हुई थी कि जाति आधारित प्रतिबंध कैसे लगेगा। लोग सहमत नहीं थे, कोई सहमत नहीं था, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी तो यह हुआ कि आजादी के बाद 10 साल तक इसको रहने दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर 1956 में चुनावी भाषण दे रहे हैं, 57 में चुनाव होना था। उन्होंने कहा कि ये आपको इसी चुनाव में अपने को जीत कर लाना है और साबित करना है कि आप सबका रिप्रेजेंटेशन करने लायक हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप जब नहीं रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका भाषण है। 1960 में जो चीज संविधान सभा की द्वारा स्वतः समाप्त होना लिखी थी, वो 2026 में भी कैसे चल रही है? कितनी बार संविधान बदला गया पता है? 7 बार बदला गया, 7 बार। 1960 में बदला गया, 70 में बदला गया, 80 में बदला गया, 90 में बदला गया, सन 2000 में बदला गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2010 में बदला गया, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे 1 साल कम करिएगा, 9 की इकाई में बदला जाता है, क्योंकि 26 से और 60 में तो खत्म हो जाता ना। तो जैसे 1959 में बदला गया, 69 में बदला गया, 79 में बदला गया, 89 में बदला गया, 99 में बदला गया, 2009 में बदला गया और 2019 में बदला गया। अब ये 2030 तक जा चुका है। राज्य विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर देव सिंह जी या आप में से कोई भी, आदरणीय परिहार सर, कोई भी प्रयास कर लें और आप लोग कहें कि बड़े लोकप्रिय, हम इनको विधायक बनाकर भेजेंगे, ये हमारे इलाके की बहुत अच्छी बात करेंगे, जानकारी है, लेकिन आप इनको चुन ही नहीं सकते। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें जातिगत प्रतिबंध है? तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और हम लोगों ने इसको सहज मान लिया, और सहज मानने का परिणाम ये हुआ कि जो लोग जाति हटाने की बात करते हैं वो लोग जाकर के यही जातिवादी प्रतिबंध, जब 1992 में संविधान संशोधन हुआ है, 1992 में पंचायती राज आया, नगर पालिका के कानून बने, तो ये वार्ड मेंबर पर भी आरक्षण हो गया, यानी प्रतिबंध हो गया। ग्राम प्रधान पर हो गया ना, ग्राम प्रधानी, वार्ड मेंबर, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत प्रमुख, टाउन एरिया का वार्ड मेंबर, टाउन एरिया का चेयरमैन, नगर पालिका का वार्ड मेंबर, नगर पालिका का मेयर, नगर निगम का मेंबर, नगर निगम का मेयर, ये सारे पदों को जातिगत आधार पर शिफ्ट कर दिया गया। संविधान ने क्या कहा था? हर नागरिक को चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 326। उसका एक अपवाद था अनुच्छेद 334 में, जो महज 10 वर्षों के लिए था, केवल लोकसभा विधानसभा में था। उस 10 साल को बढ़ाकर 80 साल तो किया ही गया, हर जगह उसको बढ़ा दिया, हर जगह बढ़ा दिया। अब थोड़ी सी और बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि यही एक बात मैं समझ रहा हूं जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी के भी संज्ञान में नहीं है। हाथ उठाकर बताइए, सब लोगों में से कोई ऐसा है जो जानता था इसको?
लोग ये मान चुके थे कि ऐसा ही है। और मैं आप सबको नहीं कह सकता हूं, आप में सामान्य विशेषज्ञ दोनों होंगे। जितने विशेषज्ञ लोग हम जैसे लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं, लोग आदी हो चुके हैं। अब इसका दूसरा परिणाम बताता हूं। इस देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 86 सीटें विधायकों की रिजर्व है, 403 में 86, 21% से अधिक एससी कम्युनिटी के लिए हैं। एससी कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां हैं। डोम जात का कोई विधायक बता दीजिए, टिकट भी मिला हो डोम जात को। नट जाति के किसी विधायक को टिकट मिला हो, मुसहर जाति के किसी विधायक को, किसी व्यक्ति को टिकट मिल गया हो। अब आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब कुछ खास जाति के लोग ही टिकट पा रहे हैं, तो थोड़ा और नीचे ले आऊंगा, क्योंकि मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं व्यक्तिवादी हूं। व्यक्ति दोषी और व्यक्ति ही अच्छा, मेरा सिद्धांत है। जिन जातियों के लोग सांसद विधायक बने फिर रहे हैं आरक्षण के वजह से, आरक्षित सीटों से, पता लगा लीजिए, एक तो जहां जिस जात की जनसंख्या अधिक है उसी जात के चुने जाते हैं, अनुसूचित जात में भी, और दूसरे जिस परिवार के एक बार चुन लिए गए थे उस परिवार के या उसके बगल वाले परिवार, 2-3 परिवारों ने इस सबके त्याग पर, प्रतिबंध पर कब्जा कर लिया है। और वहां जाकर वो कहां खड़े होते हैं? इसी कानून को बचाए रखने के पक्ष में। तो जो संविधान व्यक्ति के आधार पर न्याय की बात करता था, व्यक्ति की गरिमा की बात करता था, उसके माध्यम से अपना हित बचाने के लिए, दूसरों का हित हड़पने के लिए इन्होंने जातिवादी कानून को इसमें डाल दिया, आगे बढ़ा दिया। और अब समाज में आकर व्यक्ति की बात करने की बजाय जाति की बात करते हैं। खूब जाति की बातें होती है ना, फला जात के लोग खराब हैं, फला जात के लोग अच्छे हैं, मानो सारे पूरे एक जात के लोग एक ही जगह कहीं बैठकर फैसला करते हो। ऐसा होता है क्या? तो इस नाते हमको इस तरह के करप्शन पर भी ध्यान रखना होगा और यह देखना होगा कि जिस संविधान से यह देश संचालित हो रहा है इसमें कितनी विकृतियां पैदा की जा रही हैं, इसको ध्यान लेना होगा। हमारा एक चैनल है द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल। बच्चों याद हो गया? द लॉजिकल से ही न्याय होता है, जब तक लॉजिक नहीं है न्याय नहीं होगा। मैंने आदरणीय श्री गुप्ता जी की जो तारीफ की है उसमें मेरा विशेषण था तर्कशीलता के बिना न्याय नहीं हो सकता। इस नाते मेरे चैनल का नाम है द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे विचार आपको तक पहुंचते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए, झेलने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने आत्मसात किया होगा, बहुत कुछ नई बात गई होगी। अगर गई होगी तो मेरा बोलना यहाँ आना सार्थक है। धन्यवाद।